नमस्कार दोस्तों। प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों पहला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है? सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। तो दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और सामाजिक अधिगम जो है वो होता प्रेक्षण से। जो सामाजिक वातावरण में व्यक्ति देखता है उसी से उसको सामाजिक वातावरण का अनुभव होता है, इसलिए ये प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है? इसमें लेविन के सिद्धांत की जो अवधारणा है उसको लेकर के जब बात करते हैं तो इसमें एक अवधारणा लेविन से जुड़ी हुई नहीं है, और बाकी सारी अवधारणाएं, सारे विचार लेविन के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पहले नंबर पर है विभेदीकरण, दूसरे नंबर पर है जीवन दायरा, तीसरे नंबर पर है वेक्टर्स और आकर्षण, चौथे नंबर पर है तल रूप। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कुर्ट लेविन के सिद्धांत की तो उसमें जीवन दायरा यानी लाइफ स्पेस और वेक्टर्स आकर्षण तथा तल रूप जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन उनके सिद्धांत में विभेदीकरण नामक कोई शब्द नहीं है या इस शब्द का उपयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। अपने को दोस्तों प्रत्येक सिद्धांत में और सामान्यतः कई स्थानों पर मनोविज्ञान के कई बिंदुओं में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कई ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनका संबंध ऐसे शब्दों से होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगला आज का हमारा प्रश्न है, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? जो अधिगम की विशेषताएं दी हुई है उनमें से कोई ऐसी विशेषता है जो अधिगम की विशेषता नहीं है। फर्स्ट नंबर पर अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, तीसरा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, चौथा व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर अधिगम की विशेषता नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा, तो इसमें दोस्तों चौथा हो जाएगा, क्योंकि अधिगम जो होता है उसकी विशेषता तो होती है स्थायी परिवर्तन से जुड़ी हुई, अभ्यास अनुभूति से जुड़ी हुई, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर डी में कहा गया है कि क्षणिक अस्थायी परिवर्तन है, तो क्षणिक अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, इसलिए यहाँ पर जो है डी इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ऊपर की सभी अधिगम की विशेषताएं हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। एक बालक जिस परिवार में निवास करता है उस परिवार में उसको किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है? चार ऑप्शन है इसमें, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित और नियमित रूप से। तो दोस्तों कोई भी परिवार जो होता है उसमें हमेशा ध्यान रखो जो एजुकेशन मिलती है वो अनौपचारिक होती है, फॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल एजुकेशन हमें मिलती है स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन होती है, लेकिन घरों के अंदर जो परिवार के अंदर एजुकेशन जो मिलती है अपने को वो अपने आप में इनफॉर्मल होती है या अनौपचारिक होती है। अगला और पांचवा प्रश्न है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? इनमें से देखिए, फर्स्ट नंबर पर अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभिप्रेरणा जो है अधिगम का राजमार्ग है,
इसका मतलब जितनी अभिप्रेरणा होगी अधिगम की गति उतनी ज़्यादा होगी तो प्रभावित करती है। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है, और अधिगम को जब अभिप्रेरणा प्रभावित करती है तो बिल्कुल इसको भी करेगी। चरित्र निर्माण को दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति प्रेरित होता है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है, अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ता है, अच्छे दिशा के अंदर उसमें जो है चरित्र का निर्माण होता है। अधिगम भी एक प्रकार से उसके चरित्र निर्माण में योगदान देता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को जो है अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, अधिगम के दो प्रकार हैं। अधिगम के दो प्रकार हैं और वो प्रकार कौन से हैं, यानी अधिगम के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें पहला है आगमन व निगमन, दूसरा है नकारात्मक एवं सकारात्मक, तीसरा है बनावटी एवं वास्तविक, चौथा है शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो दोस्तों यहाँ पर अधिगम के जो प्रकार होते हैं मूल रूप से कॉमन सेंस में जब हम बात करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में बात करते हैं, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक अधिगम होता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक अधिगम होता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक का मतलब क्या है, इसको भी आप ध्यान में रखो। आगमनात्मक का मतलब होता है जब व्यक्ति स्वयं करके विशेष प्रकार के प्रयासों से किसी परिणामों को प्राप्त करता है और फिर स्थायी रूप से उसके व्यवहार में अधिगम हो जाता है, उसको आगमन अधिगम कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अपने को पता नहीं होता लेकिन दूसरा अपने को बता देता है और उसके बताए अनुसार हम कम से कम समय में किसी नवीन बात को ग्रहण कर लेते हैं, वो निगमनात्मक होता है। जैसे कि आपने आगमन और निगमन विधि में पढ़ा होगा, उदाहरण के द्वारा खुद व्यक्ति व्यवहार करते हुए सीखना आगमन होता है, और सूत्रों के माध्यम से जो दूसरों के द्वारा बनाए गए हैं नियम, उन नियमों के माध्यम से सीखता वो निगमनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा आगमन निगमन। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है, समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान की जो स्थिति होती है उसमें संज्ञानवादी लोगों का क्या मानना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पर है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। दूसरा, ये प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। तीसरा, ये पुनर्बलन पर आधारित है। चौथा, यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों समस्या समाधान जो है उसके लिए सरलतम तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। समस्या से समाधान तक जाने के लिए चिंतन मस्ट होता है, चिंतन अति आवश्यक होता है। जब भी समस्या से समाधान पर जाते हैं तो पहली आवश्यकता होती है चिंतन की। चिंतन के द्वारा ही समाधान की प्राप्ति होती है। समस्या के बाद चिंतन का रास्ता जो होता है वो समाधान तक ले जाता है। इसलिए संज्ञानवादी जो है इसमें मानते हैं कि चिंतन प्रक्रिया होती है, यानी कि समस्या समाधान अपने आप में कौन सी प्रक्रिया होती है, चिंतन प्रक्रिया। तो राइट इसमें पहला आंसर हो जाएगा। अगला और 8वां प्रश्न है आज का हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। वंशक्रम, लिंग, आयु, मित्र मंडली, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों पहला इसमें है वंशक्रम, ये कभी भी अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में लिंग, आयु और मित्र मंडली है, पर वंशक्रम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अच्छा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और इसी तरह से जब पूछते हैं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। बिल्कुल भ्रमित आपको नहीं होना है, वंशक्रम का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हर्ष नियमित रूप से 3 वर्षीय बालिका खुशी के पास खेलने जाता था, परंतु वह आज नहीं गया। तब खेलने का समय आते ही वह बालिका हर्ष के कमरे के बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से हर्ष को पुकारती है। यह है, यानी नियमित रूप से वो खेलने जाता था और आज नहीं गया किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में उस बालिका को पता चला कि खेलने का समय हो गया और वो नहीं आया है, तो वो उसको बुलाने के लिए आकर के पुकारती है। तो ये एक प्रकार से उसका कैसा व्यवहार है बालिका का। अधिगम है, खेल भावना है, परंपरागत अनुबंध है और समय की पाबंदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परंपरागत अनुबंधन, यानी बालिका रोज़ रोज़ उस समय खेलने को जो व्यवहार होता था उससे अनुबंधित हो गई थी और उस व्यवहार के कारण उसको लग रहा था कि खेलने का समय हो गया और खेलने क्यों नहीं आया, इसलिए वो हर्ष नामक जो दूसरा बालक है उसके पास में उसको बुलाने के लिए चली जाती है। तो ये परंपरागत अनुबंधन है। पावलोव के नियम या पावलोव के सिद्धांत में जैसे उन्होंने बताया है
कि कोई भी एक बार किसी व्यवहार से अनुबंधित हो जाता है तो उस व्यवहार के होने के समय में आकर के दोबारा से उस व्यवहार को करने के लिए वो प्रेरित होता है। चलिए अगला और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, एक बालिका बरगद को गर्बद पढ़ती है। एक बालिका बरगद को गर्बद पढ़ती है यानी कि सही प्रकार से शब्द को नहीं पढ़ पाती है। यह है डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया और डिसलेक्सिया। तो दोस्तों ये अधिगम से संबंधित कठिनाइयाँ होती है। अधिगम से संबंधित कठिनाइयों का प्रश्न भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है गणित से संबंधित जो गणनाएं होती है उसमें बालक को समस्या आती है, उसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित जो समस्या आती है उसको डिसग्राफिया। डिसमोर्फिया का मतलब होता है बालक अपने आप को जो है इस प्रकार के भ्रम में पाल लेता है या अपने आप में ऐसा भ्रम पाल लेता है कि मेरा कोई अंग छोटा है या मैं दूसरों से छोटा हूँ या मेरी उंगलियाँ छोटी है, तो वो डिसमोर्फिया होता है, भ्रम को पाल लेना। और डिसलेक्सिया का मतलब होता है शब्दों को पढ़ते समय या वाचन के समय शुद्धता नहीं आना या पढ़ने से संबंधित समस्या जो होती है, भाषा से संबंधित समस्या जो होती है वो होती है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर बालिका बरगद को गर्बद पढ़ रही है, इसका मतलब वो भाषा संबंधी समस्या, तो इसका राइट आंसर हो जाए डिसलेक्सिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मेथड्स को लेकर के भी आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूँ, तो ठीक उसी क्रम में मेथड्स का भी आपको कल वीडियो मिला होगा, निश्चित रूप से आपने उसको देखा होगा। इसी तरह से देखते जाइए दोस्तों, मैं सभी विषयों के मेथड्स को लेकर के जितने प्रश्न आपकी परीक्षा तक संभव होंगे आपके साथ में शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, मेथड्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं और प्रश्न भी तुम्हारे केवल 10 ही आते हैं, इसलिए बहुत कम समय में एक एक विषय आपका कवर अप हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपके द्वारा जो इस चैनल को सहयोग दिया गया या इस चैनल को सम्मान दिया गया, उसी क्रम में मैंने आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जितना मुझसे हो पा रहा, बन पा रहा, मैं कर रहा हूँ। आप भी इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को इसका लाभ दिलवाएं। दोस्तों ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जितना आप खर्च करोगे, जितना आगे बढ़ाओगे, उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको भी प्रकाश को आगे तक बढ़ाना है, तो क्यों न एक बार फिर सभी प्रयास करें और बालकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, आपके साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो के साथ में कल।